हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। यूपीएससी अगर आपको बनना है तो मेहनत कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी बहुत बेहतर तरीके से, और मुझे आशा करता हूँ कि आप सब लोग वो कर भी रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, क्या उसमें हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी होता है क्या, एक बार डिटेल में बता दीजिए। तो वो सारी चीज़ें आज मैं बताने जा रहा हूँ। यूपी कांस्टेबल के बारे में आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, यूपीएसआई का जब आप एग्ज़ाम देते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 4200 ग्रेड पे की उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जॉब एक बहुत बेहतरीन जॉब है। आप सब लोग इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। एक ऐसी जॉब है जो आप एक केवल एक एग्ज़ाम देने के बाद उसको पा सकते हैं। उसके बाद तो अन्य प्रक्रिया जैसे कि फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इसका जो मेन पार्ट है सिलेक्शन लेने का, वो है आपका एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम में पास हो गए तो वो सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, उसमें कोई बड़ी टेंशन नहीं है। अब दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम देते हैं यूपीएसआई का, तो उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आते हैं, और 40-40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट 100 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये लगभग 400 टोटल मिलाते तो हम 400 नंबर में से आपको कट ऑफ बनती है। 400 नंबर इसमें कट ऑफ बनती है 400 नंबर से। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, जो हर सब्जेक्ट है उसमें एक सेक्शनल कट ऑफ होता है कि इस सब्जेक्ट में आपको इतने परसेंट नंबर या क्वेश्चन लाने अनिवार्य हैं। जैसे जब हमने 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 2016 से प्रक्रिया चलते चलते लगभग 2022 में कंप्लीट हुई थी, तो उस वाले जो वैकेंसी में 50% था। हर सब्जेक्ट में आपको 50% लाना अनिवार्य था। इसी वजह से, और क्योंकि पेपर भी बहुत टफ आया था उस टाइम पे, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जीएस में उसमें फेल हो गए थे। इसीलिए पूरी वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी, कुछ वैकेंसी खाली भी रह गई थी। अब बात करते हैं 2021 में। अब जब इस चीज़ को देखते हुए जो बोर्ड है उन्होंने ये तय किया कि हम इसको कट ऑफ को 50% ना करते हुए 35% कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, 2021 में जो वो कट ऑफ थी वो 50% से होके 35% आ गई है। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 35% लाने अनिवार्य हैं। उसके बाद जो भी मेरिट बनेगी आने वाले, उसके ऊपर जो नंबर्स होंगे आपके, उसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन अगर आप 35%, एक भी सब्जेक्ट में नंबर कम आए 35% से, तो आप रेस से बाहर हैं, तो आप फेल हैं बिल्कुल, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है। और जब ये चारों सब्जेक्ट आपको इक्वल ध्यान देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो सोच रहे हैं मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन करके मैं कट ऑफ क्लियर कर लूंगा और जो मेरा सिलेक्शन है वो हो जाएगा। नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सभी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो। मतलब अगर जो आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसमें आप कम से कम इतना करिए कि अपनी कट ऑफ क्लियर कर लीजिए। जैसे सपोज करो कि आपका जीएस का सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो उसमें कम से कम 35% का कट ऑफ क्लियर कर लीजिए, और जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। ठीक है, और उन वाले सब्जेक्ट्स में आप नंबर गेन करके आप मेरिट में आ सकते हैं। तो ये एक फंडा हो सकता है, लेकिन उतनी तो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की। तो हर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट बढ़िया कर करके आप एग्जाम पास कर लेंगे। ये तो रही एग्जाम पैटर्न की बात। उसके बाद क्या होता है, जब आपका एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रिजल्ट आता है तो उसमें आपको पता चलता है कि आप डीवी और पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में क्या होता है, इसमें फिजिकल में 5 किलोमीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, और केवल रनिंग होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब आप रनिंग कर लेते हैं 4.8 28 मिनट्स में, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर्स की रनिंग होती है। उसके बाद में आपका जब सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, रिजल्ट बनता है। रिजल्ट बनने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इसमें 2 बार मेरिट बनती है, एक तो आपको जब एग्जाम देते हैं तब, और जो फाइनल मेरिट जो बनती है तब। ठीक है, उसमें कुछ मेरिट ऊपर नीचे होती है फाइनल मेरिट में। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपको आपका जो मेडिकल है वो होता है। अब आप पूछें, जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं, जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं, मेडिकल में उतने ही लोग लिए जाते हैं जितनी की वैकेंसी होती है। अब जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं वो वैकेंसी खाली चली जाती है, और जो वो वैकेंसी है वो आने वाले वैकेंसी में जुड़ जाती है।
तो इस तरीके का इसका प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद आप सब लोगों को ट्रेनिंग वगैरह पे, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह पे भेज दिया जाता है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब बात आती है कि मेन चीज़ इसमें क्या है। मेन चीज़ इसमें एग्जाम है, आप रनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे, आपका मेडिकल भी अच्छे से हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके सारे कंप्लीट हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेन चीज़ आपका एग्जाम है। अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भीड़ इतनी है, कंपटीशन इतना है, अगर हम कहीं भी चूके, अगर हम कहीं भी कमज़ोर पड़े तो लोग हमें कुचल के आगे निकल जाएंगे। तो लोग आपको कुचलें उससे पहले आप इतनी तेज़ दौड़ लो कि आप उनसे बहुत आगे निकल जाओ। तो वो कब होगा? वो होगा आपके निरंतर पढ़ने से, कंटिन्यूसली पढ़ने से, और जो आपके प्रैक्टिस सेट है उनको कंटिन्यूसली लगाने से। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका सही है। आप बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं होते हैं? आप बिल्कुल क्लियर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, आप में प्रैक्टिस की कमी है, इसलिए आप उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाते। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऑप्शन चूज़ करने का बहुत बेहतर तरीका आ जाएगा। आप खट से ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और उसको फट से लगा देंगे। बहुत पेपर लेंथी भी हो सकता है आपका, तो इसलिए आप कोशिश करिए अभी से कि आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएं उसको टाइम से पहले लगा लें। मतलब अगर आपका 2 घंटे का टाइम है तो आप उससे पहले उसको प्रैक्टिस सेट को लगा लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी बुक से आप पढ़ें। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ को अगर आपको पढ़ना है तो मैथ को किस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए, अगर आपने पहले से मैथ पढ़ रखा है, पहले से क्लियर कर रखा है, ठीक है, तो आप कोई एक बुक ले लीजिए, अच्छी सी बुक, ना किसी के नोट्स लीजिए, ना किसी से कुछ पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने पहले बेसिक कर रखा है तो आप एक बुक ले लीजिए, ठीक है, या तो राकेश यादव सर की बुक ले लीजिए, यार बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, कोई सी बुक ले लीजिए, एक अच्छी सी बुक, और आप उसको निरंतर कंटिन्यू करते जाइए, लगाते जाइए। आपने शुरू के चैप्टर से लगाना शुरू किया और लास्ट तक के चैप्टर तक आपने लगा लिया, फिर उसके बाद ब्रेक नहीं करना है, फिर नेक्स्ट डे से, अगले ही दिन से फिर से कंटिन्यू फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। मैथ की बुक हमेशा आपके टेबल पर होनी चाहिए। डेली 1 या 2 घंटे आप मैथ को हमेशा दीजिए, इससे आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। प्रैक्टिस वो रटवा देगी आपको। आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितनी बार मैथ की बुक को कंप्लीट किया है, पता नहीं मुझे कितनी बार किया है। मुझे ये तक पता चल गया था कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये वाला है और इस वाले पेज पर है, और क्योंकि वो निरंतर कंटिन्यूअसली मेरी प्रैक्टिस में थी। और फिर क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनने लग जाती है। जब आप मैथ के लिए पढ़ते हैं, पहले आप बहुत टाइम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन जब दूसरे टाइम में, फिर तीसरे टाइम में, तो आप केवल, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आप केवल माइंड में उसको सोल्व कर देंगे और आप अपना जो ऑप्शन है उसको टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से मैथ पढ़िए। आने वाली वीडियोस में बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी वीडियो शायद बहुत लंबी हो रही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बस पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि बिना मेहनत के नहीं मिलेगी दोस्त जॉब। और जॉब एक ऐसी जॉब है जो आप सब लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।